कन्नौज पहुंचे मंत्री अरुण असीम ने लोगों की समस्याओं को सुना। कई मामलों में ऑन द स्पॉट समस्याओं का निपटारा करने के भी निर्देश दे दिए और इसी दौरान मंत्री अरुण असीम ने समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। निकाय चुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि कन्नौज में उनके प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने एक पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराया। वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी हुई थी, उसको सुधार करने की जरूरत है। तो देखिए, अधिकारियों को निर्देश दिए गए तुरंत समाधान करने के समस्याओं के। अखिलेश जी की जानकारी के लिए कन्नौज में उनके जो प्रत्याशी हैं उनकी जमानत जब्त हुई। वो नंबर 5 पे मेरे ख्याल से रहे हैं। तो सरकारी तंत्र ऐसा तो कुछ नहीं कर सकता कि इतना उनको हरा दे। इसके विपरीत मुझे बड़ी खुशी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने एक अच्छी पारदर्शी व्यवस्था दी और उसके तहत ये चुनाव हुए हैं। मेरठ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। नौचंदी थाना क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट के पास ही हंगामा किया। रेस्टोरेंट पर लव जिहाद को लेकर बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्टोरेंट को बंद करवा दिया है। तो नौचंदी थाना क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट के पास हंगामे की तस्वीरें सामने आई, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देखिए हंगामा किया और नौचंदी थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट के पास देखिए हंगामे की तस्वीरें सामने आई। बजरंग दल के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा करते नजर आए। मेरठ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा देखिए। नौचंदी थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट के पास हंगामे की तस्वीरें, जहां लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और हंगामा किया। माफिया अतीक और अशरफ हत्याकांड की जांच जोरों पर है और इसी कड़ी में जांच कर रही न्यायिक आयोग की टीम आज प्रयागराज पहुंची, जहां आयोग ने एक बार फिर से घटनास्थल का जायजा लिया, वीडियोग्राफी की, फोटोग्राफी की और बाद में न्यायिक आयोग की टीम सर्किट हाउस पहुंची, जहां पर तमाम लोगों के बयान दर्ज किए। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच के लिए गठित किया गया न्यायिक आयोग अपने तीसरे दौरे में आज लगातार दूसरे दिन भी संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद है। न्यायिक आयोग की टीम ने आज एक बार फिर से घटनास्थल यानी प्रयागराज के कॉल्विन हॉस्पिटल का मुआयना किया है। आयोग की टीम वहां तकरीबन आधे घंटे तक रही है। वहां पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। बारीकियों से पूरे स्पॉट को परखा गया है। इसके साथ साथ स्पॉट मैपिंग कराई गई है। आयोग की टीम इस वक्त प्रयागराज के सर्किट हाउस में मौजूद है। सर्किट हाउस में लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। न्यायिक आयोग की टीम ने बयान दर्ज करने के लिए 60 से ज़्यादा लोगों को समन जारी किया गया है। जिन लोगों को समन जारी किया गया है उसमें मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों के साथ ही साथ अतीक और अशरफ की सुरक्षा में तैनात 21 पुलिसकर्मी, मेडिकल स्टाफ, इसके साथ ही साथ अतीक और अशरफ के शवों का एक्सरे व पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर शामिल हैं। आज से बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। 3 दिनों तक लोग आकर यहां पर अपने बयान दर्ज करा सकते हैं। आयोग को 2 महीने में अपनी जांच पूरी करनी थी। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। 1 महीने का वक्त लगभग बचा हुआ है। आयोग की टीम पहले भी 2 बार घटनास्थल का मुआयना कर चुकी थी, लेकिन आज तीसरी बार घटनास्थल का मुआयना किया है। इसके साथ साथ जो लोग घटना से जुड़े हुए हैं उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इसके बाद आयोग की जो टीम है वो उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसमें अतीक और अशरफ की हत्या से जुड़े हुए जो राज हैं उन राज को उजागर करेगी। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जो न्यायिक आयोग की रिपोर्ट होगी उसके सामने आने के बाद ये साफ हो सकेगा कि अतीक और अशरफ की हत्या के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, किन लोगों ने हत्या कराई, किन परिस्थितियों में हत्या की गई और क्या हत्या में यूपी पुलिस की लापरवाही भी सामने है या नहीं है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। गाजियाबाद के मोदी नगर में धागे की फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका है। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया और आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। गाजियाबाद के मोदी नगर के सीकरा रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर धागे की फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई और आशंका जताई जा रही है कि आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन काफी ज्यादा नुकसान तब तक हो चुका था। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ होगा। धागे की फैक्ट्री थी, अचानक से आग लगी। क्या वजह रही आग लगने की अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कारणों की जांच जारी है। गाजियाबाद के मोदी नगर की घटना है ये, जहां धागे की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास है जो हम आपको दिखा रहे हैं। लाखों के माल का नुकसान हो चुका है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है।
गाजियाबाद की तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से समझिए परिस्थितियों को। यहाँ पर धागे की फैक्ट्री थी और अचानक से आग लगती है। आग लगने के बाद हर तरफ अफरा तफरी का माहौल, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका है। तो देखिए गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। धागे की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां अमेठी में सड़क किनारे खड़े टैंकर में भीषण आग लग गई। सीमेंट से लदा हुआ था टैंकर और आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया। गौरीगंज थाना क्षेत्र के सीओ ऑफिस के पास की पूरी घटना है, जहां सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर में अचानक से आग लग गई और सीमेंट भरा हुआ था। देखिए इस टैंकर में जब भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया। तो सड़क के किनारे ये टैंकर खड़ा हुआ था जिसमें सीमेंट भरा हुआ था और अचानक से देखिए आग लगती है और आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हर तरफ। गौरीगंज थाना क्षेत्र के सीओ ऑफिस के पास ये घटना हुई, जहां एक टैंकर जो कि सड़क किनारे खड़ा हुआ था और सीमेंट से लदा हुआ था। देखिए अचानक से आग लगी, नुकसान हुआ काफी और फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया। तो अमेठी के गौरीगंज थाना क्षेत्र की घटना है। सीओ ऑफिस के पास ये घटना घटी, जहां एक टैंकर जो कि सड़क के किनारे खड़ा हुआ था और भीषण देखिए आग लगती है। इसके अंदर सीमेंट से भरा हुआ था और आग एकदम से फैलने लगी, लेकिन तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मौके पर बुलाया गया, आग पर काबू पा लिया गया। तो देखिए टैंकर से उठता धुआं ये बयां कर रहा है कि भयंकर आग यहां पर लगी और सीमेंट से चूंकि भरा हुआ था तो अचानक से आग फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मौके पर बुलाया गया, आग पर काबू पाया गया। बुलंदशहर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत हो गई। बस और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर से हादसा हुआ और करीब 12 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बुलंदशहर के पहासुर थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव के पास यह हादसा हुआ है, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बस और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हुई और 2 लोगों की जान चली गई है। दर्दनाक सड़क हादसा बुलंदशहर में हुआ, बस और ट्रैक्टर की टक्कर, 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। देखिए बेहद दर्दनाक हादसा बुलंदशहर से सामने आया है। दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सुल्तानपुर में गोमती नदी में डूबने से 2 लड़कों की मौत हो गई है। नहाने के दौरान डूबने से 2 लड़कों की जान चली गई। हादसे में मौत के बाद गांव में कोहराम की स्थिति। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुड़वार थाना क्षेत्र के पूरे पवार गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर देखिए गोमती नदी में डूबने से 2 लड़कों की जान चली गई है। नहाने के लिए गए थे गोमती नदी में और अचानक से डूब गए और हादसे में मौत के बाद पूरे गाँव में कोहराम का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। 2 युवकों की जान चली गई, नहाने के लिए गए थे। कुड़वार थाना क्षेत्र के पूरे पवार गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 लड़के जो नहाने के लिए जाते हैं गोमती नदी में और वहां पर डूबने से उनकी जान चली। और देखिए झांसी में साइबर फ्रॉड से जुड़े 2 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 25 दिन में रुपए डबल करने का झांसा देकर ठगी करते थे। ऐप के जरिए रुपए डबल करने का देते थे झांसा। इंडोनेशिया में रजिस्टर्ड कंपनी के नाम पर ठगी हुई है। पुलिस ने ठगों के पास से जब्त किए कई 4 लाख कैश। पकड़े गए आरोपियों के नाम अंकित सोनी और अनुज तिवारी बताए जा रहे हैं। 25 दिन में रुपए डबल करने का लोगों को झांसा देते थे, ठगते थे और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। 2 अपराधी हैं साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए। झांसी से ये पूरा मामला, 25 दिन में रुपए डबल कर देंगे ये झांसा दिया करते थे, ठगी करते थे ऐप के जरिए लोगों के साथ। इंडोनेशिया में रजिस्टर्ड कंपनी के नाम पर ठगी होती थी। 4 लाख कैश इनके पास से बरामद हुआ है और अंकित सोनी, अनुज तिवारी इन 2 युवकों के नाम बताए जा रहे हैं, जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया कई बार और फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त में है। आज साइबर सेल की टीम और थाना कटेरा और पूछ की टीम के द्वारा 2 सातिर साइबर फ्रॉडों को पकड़ा गया है, जो जावा ऐप के माध्यम से पब्लिक से पैसा इन्वेस्ट कराते थे। ये लालच दे करके कि अगले 25 दिन में आपका पैसा दोगुना हो जाएगा और अल्टीमेटली जावा ऐप को बंद करके पूरी कंपनी भाग गई और जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था सबका पैसा उसमें डूब गया।
और अब खबर है मऊ से, जहां माफिया मुख्तार अंसारी गैंग पर बाराबंकी पुलिस ने शिकंजा कसा। सक्रिय सदस्य मोहम्मद सुहेब मुजाहिद की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस प्रकरण में पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। बाराबंकी पुलिस ने मऊ जनपद में बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे माफिया मुख्तार अंसारी गैंग पर बाराबंकी पुलिस का शिकंजा। मुख्तार गैंग के सक्रिय सदस्य मोहम्मद सुहेब मुजाहिद की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई हुई है और मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस प्रकरण में पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। बाराबंकी पुलिस ने मऊ जनपद में ये बड़ी कार्रवाई की है। तो देखिए पुलिस का शिकंजा मुख्तार अंसारी के गैंग पर। मऊ में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुलिस की टीम पहुंची और ये देखिए बड़ा शिकंजा, बड़ी कार्रवाई की गई है। करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क गैंगस्टर एक्ट के तहत। माफिया मुख्तार अंसारी गैंग पर बाराबंकी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। और देखिए कोर्ट से 4 साल की सजा मिलने के गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद से लगातार गाजीपुर में उपचुनाव की अटकलें तेज हो रही हैं। इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गाजीपुर के आरटीआई सभागार में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की एफएलसी का काम भी शुरू हो चुका है। पहले ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है बीएल जो कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके इंजीनियर्स के द्वारा, ताकि कोई भी संभावित चुनाव हो तो उसमें जो मशीनें जाएं वो पूर्ण रूप से ठीक हों तकनीकी रूप से। तो यहाँ पर हमारे गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में सांसद लोकसभा गाजीपुर सीट की रिक्त चल रही है और उस संदर्भ में आयोग के निर्देश हुए हैं कि ईवीएम की एफएलसी कराई जाए। इसी क्रम में बीएल के इंजीनियर जनपद में आए हुए हैं जो ईवीएम्स की एफएलसी कर रहे हैं। उत्तराखंड में 24 आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी का तबादला हुआ है। मुख्यमंत्री के सचिव बने आईएएस विनय शंकर पांडे। विनय शंकर पांडे को एमएसएमई और निवेश आयुक्त की भी जिम्मेदारी दी गई है। 3 जिलों के डीएम का भी तबादला हुआ है। हरिद्वार के डीएम धीरज सिंह गर्ब्याल बने हैं और वंदना बनी है नैनीताल की नई डीएम। विनीत तोमर को अल्मोड़ा का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। तो मुख्यमंत्री के सचिव बनाए गए हैं आईएएस विनय शंकर पांडे। ये बड़े तबादले देखे हुए हैं उत्तराखंड में, जहां मुख्यमंत्री के सचिव बनाए गए विनय शंकर पांडे, एमएसएमई और निवेश आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं ब्यूरो चीफ अजीत राठी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत जी बताएं, ये बड़ा तबादला हुआ है, क्या जिम्मेदारी किसको मिली है, बताएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2-3 महीनों से इस बात की चर्चा चल रही थी कि उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा फेरबदल होना है। तो कभी बजट, कभी कोई दूसरी वजह से ये फेरबदल रुकता रहा और आज 24 आईएएस और 1 पीसीएस अधिकारी का तबादला हुआ है। ये लिस्ट अभी सबसे जारी हुई है और हम अपने दर्शकों को सीधे दिखा रहे हैं कि राज्य की ब्यूरोक्रेसी में किस तरह का परिवर्तन हुआ है। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे, जिनको सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, वो मुख्यमंत्री के सचिव भी होंगे। पूरा उद्योग सेक्टर उनको दिया गया है और दिल्ली में उनके पास एक विनिवेश आयुक्त की जिम्मेदारी भी रहेगी। यानी अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर समिट है वो भी होनी है। एक बड़ी चुनौती उनको मिली है यहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यालय में, और एक विभाग के पूरे के हेड होंगे और मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव होंगे। तो उनका पहले से कयास लगाए जा रहे थे। इसके अलावा जो 3-4 जिलों के डीएम बदले गए हैं, नैनीताल जिले के डीएम को हरिद्वार भेजा गया है और हरिद्वार जो जिलाधिकारी थे वो मुख्यमंत्री के सचिव बनाए गए हैं। और इस तरह से आप देख रहे होंगे इस पूरी लिस्ट में नागरिक उड्डयन का चार्ज सचिन कुर्बे को दे दिया गया है, जिनके पास पहले से ही पर्यटन था। क्योंकि पर्यटन और नागरिक उड्डयन को सरकार चाहती थी कि एक ही जगह हो जाए। और पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी, मतलब आप समझिए कि पंकज पांडे को पीडब्ल्यूडी का सचिव बनाया गया है, जो अभी तक प्रमुख सचिव आरती सुधांशु देख रहे थे। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि सड़कों का जाल यहाँ पर बिछाया जाना है। और पिछले साल पूरा बजट खर्च नहीं होने से मुख्यमंत्री अच्छे खासे नाराज दिख रहे थे। तो इसलिए पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी पंकज पांडे को दी गई है। तो इसके अलावा शहरी विकास का चार्ज भी बदला गया है और नीतीश झा से पेयजल लेकर के अरविंद हयांकी को दे दिया गया है। तो इस तरह से तो पूरा एक बहुत बड़ा रिसफल यहाँ पर हुआ है इस राज्य में आज। और अभी और अजीत जी, क्या तत्काल प्रभाव से ये जिम्मेदारी अमल में ला दी गई है या कोई डेट, कोई डेडलाइन दी गई है जब से नियुक्ति को लेकर के जो जानकारी सामने आ रही है उसको लेकर? सभी जितने भी अधिकारी हैं, कार्मिक विभाग ने अपने आदेश में नीचे लिखा है कि वो तत्काल प्रभाव से अपनी नई जिम्मेदारी संभाल लें। तो यानी मतलब कल का दिन जो होगा वो जिम्मेदारी लेने का होगा, नए चार्ज लेने का होगा। और तो कल ही सभी अधिकारियों को कहा गया कि वो अपना चार्ज ग्रहण करें।
धन्यवाद आपका अजीत जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हरिद्वार के डीएम बने हैं धीरज सिंह और ये बड़ी जिम्मेदारी, बड़े तबादले देखे हुए हैं। तत्काल प्रभाव से बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। एक पीसीएस का तबादला हुआ, 3 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। विनय शंकर पांडे को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया। आईएएस हैं विनय शंकर पांडे, और एमएसएमई और निवेश आयुक्त की भी बड़ी जिम्मेदारी विनय शंकर पांडे को दी गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।